हेलो गाइस, आप सभी को रैमो का नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2017 मैथ्स मेंस पेपर डिस्कशन में आपका हार्दिक स्वागत है। 9 मार्च 2018 का पेपर डिस्कशन अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स दी हुई हैं, पहले उन वीडियो को देखें, फिर आकर आप पार्ट 3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 हम करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एप्ट्रिक्स ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो अपलोड की इन्फॉर्मेशन तुरंत ही आपको मिलती रहे नोटिफिकेशंस के थ्रू। मेरे बारे में आप थोड़ी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं और एप्ट्रिक्स ई क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पर आप फेलो एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। देखिए, सबसे बेहतर क्या है इस वीडियो लेसन सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हो, इसके पहले मैंने 17 फरवरी से लेके और आपका जो भी पेपर हुआ था 21 फरवरी तक, है ना, ये पेपर डिस्कशन भी पहले ही मैंने कर रखा है। गवर्नमेंट जॉब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको ये पेपर का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। जिन लोगों ने उसको भी नहीं देखा है, आप वो 500 क्वेश्चन वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन डिस्कशन करता हूं तो बेहतर ये होगा कि आपके पास पेपर की पीडीएफ ज़रूर होगी। अगर आपके पास पेपर की पीडीएफ है तो उसका इस्तेमाल करिए और पहले उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, या फिर इधर यहाँ स्क्रीन पे भी वो क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद मैच करिए कि आपका थॉट प्रोसेस और मेरे थॉट प्रोसेस में कहाँ पर चेंजेस हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। साथ ही साथ कुछ मैसेज उन लोगों के लिए जो आके कमेंट में कहते हैं कि मैं आपको 0 रेटिंग देता हूँ, -1 रेटिंग देता हूँ। देखिए, आपके रेटिंग से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बेहतर है आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए। आपको अगर कंटेंट पसंद नहीं आ रहा होगा, 2 कारण हो सकते हैं, या तो मुझे पढ़ाना नहीं आता या आपको पढ़ना नहीं आता। कोई भी कारण हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, आपके पास भी लिमिटेड टाइम है ना, तो उस लिमिटेड टाइम का सही इस्तेमाल करिए। जहाँ भी आपको कंटेंट पसंद आ रहा है वहाँ के वीडियोज़ देखिए। ये कोई ज़रूरी नहीं मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट कंटेंट, क्योंकि मैं नहीं जानता बाकी यूट्यूब चैनल पे क्या चल रहा है, वहाँ लोग क्या पढ़ाते हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपके थॉट प्रोसेस में करेक्शन करूँ। मैं ट्रेडिशनल अप्रोच को कई बार नेग्लेक्ट करता हूँ और उसका रीज़न भी है, क्योंकि आप यहाँ क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। तो मेरी कोशिश कहीं ना कहीं ये है कि आपका थॉट प्रोसेस उसी डायरेक्शन में क्रिएट किया जाए। आप अभी भी 10th क्लास की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थी उस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो। इसे मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ गलत है, ये आपकी चॉइस है ना। तो मेरा तरीका पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मैं आपके व्यूज़ को बिल्कुल रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट आप अपना टाइम इसमें वेस्ट मत करिए कि आप यहाँ के वीडियो भी देख रहे हैं और कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये बकवास वीडियो है। देखिए, मैं अपने पढ़ाने का तरीका शायद नहीं बदल पाऊँगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए, पर आप अपना समय सही जगह इस्तेमाल करिए। आप सेल्फ स्टडी में बेहतर अगर आपको लगता है वो करिए। अगर आपको कहीं और वीडियोस पसंद आ रहे हैं किसी और चैनल पे, तो आप बिल्कुल उन वीडियोस को देखिए, है ना। कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पर कि आपको कोई पकड़ के ला रहा है, तो ये चॉइस आपकी है। आपको अगर कुछ समझ में आए तो सीखिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो आपकी चॉइस है। हम लोग बिल्कुल आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं देखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि x टू द पावर y प्लस z आपको 1 दिया हुआ है, y टू द पावर x प्लस z आपको दिया हुआ है 1024, z टू द पावर x प्लस y आपको दिया है 729, और जहाँ पर दिया हुआ है कि x y z आपके नेचुरल नंबर हैं और आपको एक वेरिएबल एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि भाई z प्लस 1 टू द पावर y प्लस x प्लस 1 क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की जाए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, पहली चीज़ तो आपको ये सोचनी है कि जो पहला दिया हुआ है x टू द पावर y प्लस z इज इक्वल टू 1, जहाँ पर कह रहा है कि x y z सारे नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखना, अगर x नेचुरल नंबर है और x की पावर आपने कुछ लगा दिया जो कि 1 होना है, आपको पता है x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है x इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो लीस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या होता है? 1 होता है। 1 के अलावा अगर आपने कुछ भी यहाँ ले लिया, लेट्स से आपने 2 ले लिया और 2 की पावर आपने 2 नेचुरल नंबर्स का सम लिखा, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा।
और 2 की पावर पॉजिटिव नंबर कभी भी आपको 1 नहीं दे सकता, यानी यहाँ आप देखते ही x को 1 पता लगा सकते थे इमीडिएटली। साथ में जब इन्होंने लिखा y टू द पावर x प्लस z इज इक्वल टू 1024 इन्होंने लिखा है। देखिए अगर आपको मेरे डिस्कशंस याद हों, इवन जब मैं क्रैश कोर्स अभी आपको सॉल्व करा रहा था क्वेश्चंस, तो 2 की पावर्स में देखिए 2 टू द पावर 10 आपको पता होनी चाहिए, अप टू 2 टू द पावर 10 के नंबर्स आपको मालूम होने चाहिए। 2 की पावर 10 आपका 1024 होता है। वहाँ से आपको एक हिंट मिलेगा कि ये x की वैल्यू या तो 2 हो सकती है, या इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये 4 टू द पावर 5 बन जाए, और 4 टू द पावर 5 बनेगा तो भी ये 1024 ही रहेगा। तो y की जो भी वैल्यू हम थोड़ा टारगेट कर रहे हैं, वो वैल्यू जो है ना वो कहीं ना कहीं ये 2 टाइप की होगी, 2, 4, इसकी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अब जरा ध्यान से देखना, आप थर्ड नंबर जो कि दिया है z अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 729। 729 देखते ही आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि ये 9 का क्यूब होता है। अब अगर 9 का क्यूब है तो z जो बनेगा वो या तो 3 लेके चलेगा या 9 लेके चलेगा, यही पॉसिबिलिटी आपके सामने है। अब देखो अगर आपने z को 3 बोला, तो अगर आपने z को 3 बोला, आप जरा देखना क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं आपके सामने। अगर आपने z को 3 बोला यहाँ पर और x आपका 1 है, तो आप कहोगे y टू द पावर 4 मुझे चाहिए 1024। और y टू द पावर 4 अगर y नेचुरल नंबर है तो आपको 1024 नहीं मिलेगा। आप इस इटरेशन में अगर आगे बढ़ते हो ना, तो आपको ये नहीं मिलने वाला है कि आपको कहीं समथिंग टू द पावर 4 1024 देने वाला है, नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर चॉइसेस जरा जीरो डाउन हो रही हैं। वो जीरो डाउन ये हो रही हैं कि भाई मैं z को ना, अब अगर मैं z को ना 9 लेके चलूँ 3 के बजाय, अगर मैं z को 9 लेके चलूँ, तो देखो यहाँ पर x ऑलरेडी 1 है और z आपका 9 हो जाएगा, तो 9 और 1 क्या बनेगा, 10 बनेगा। आपको पता है डायरेक्ट हिंट भी मिल रही थी। अगर 2 टू द पावर 10 1024 होता है, आप y को अगर 2 एज्यूम करते, x ऑलरेडी 1 है, z अगर हम 9 मान लें तो ये 2 टू द पावर 10 मिलेगा और आपको मिलेगा क्या, 1024, है ना। फिर यहाँ चेक कर लेते कि ये क्या है, सही हो रहा है। तो 9 टू द पावर x आपका 1 हो गया, y आपका 2 हो गया, 9 क्यूब भी आपका बनता हुआ क्या दिख रहा है आपको 729 बनता हुआ दिख रहा है। यानी आपको x की वैल्यू मिल गई 1, y की वैल्यू 2 मिल गई और z की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, जरा ध्यान से देखिए 9 मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको केवल x और y की वैल्यू निकालनी थी पावर के लिए, और लेकिन z भी चाहिए था यहाँ पर। अब z की वैल्यू अगर मुझे 9 मिलती हुई दिख रही है, तो ये आपका 9 और 1 क्या हो गया, 10। अब 10 की पावर आप कुछ भी लगा दो, वो एंड करेगा 0 में ही, और इतना ही देख के आप आंसर मार्क कर सकते थे, है ना। आपको x प्लस वाई रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसके एंड में 0 आ रहा है, उसका करेक्ट होना ही होना है। तो देखिए मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन जब आप पहली बार इस सवाल को देखते हो तो शायद आपको दिक्कत हो। तो सबसे ज़रूरी क्या है, देखिए 729 देख के मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि कैसा थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलना चाहिए। जब आपने 7 टू द 29 देखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 9 क्यूब हो सकता है, और ये 1024 की बात करें तो ये 2 टू द पावर 10 होता है। अब जरा ध्यान से देखो तो इस सवाल में कुछ नहीं है, सब डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि आप यहाँ पर देखो जो है y की वैल्यू आप 2 ले सकते हो सीधे, और अगर आपने y की वैल्यू 2 ली तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई, क्योंकि x ऑलरेडी 1 मुझे पता है यहाँ से, और यहाँ पर मैंने देखा 9 क्यूब 729 आ रहा है। बट इतना ही टाइम लगेगा, क्वेश्चन में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से इस आंसर को मार्क कर पाएंगे कि ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत ही आसानी से आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, इसमें आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड 1 के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 के बराबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका 3 के बराबर है। तुम्हें बताना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। अब जरा जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, अब देखिए ये इस तरह का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है कि हम एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ को रैंडमली एज्यूम करके कुछ भी सोच पाएंगे। ठीक है, आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि क्यों ना y और z को 0 मान लें, अगर आप मान लोगे तो x की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, लेकिन एक्स स्क्वायर फिर आपका 2 मिल जाएगा, यानी कंट्राडिक्शन हो गया। तो इन वैल्यूज़ को गेस करना इतना आसान नहीं है कि आप अगर सोच रहे हो कि मैं को इमीडिएटली गेस कर लूँ तो मेरा काम बन जाए, वो इतना आसान यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो बेहतर ये है कि ये बहुत स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से तुरंत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता होगा कि ये किस पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है जिस पे एसएससी हमेशा सवाल पूछता है, ये कुछ वैसा ही एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हमें आंसर मिल जाएगा। ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, इसमें आपको कहीं कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इसमें क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम है। आपको इसकी वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू 3 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब 3 है, 3xyz ये तो निकालना ही है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू भी दी हुई है, कितना 2 दी हुई है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी मुझे प्रोवाइडेड है, वो कितना प्रोवाइडेड है, 1 प्रोवाइडेड है। अब देखो क्या नहीं पता है वो है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगी, प्लस, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मुझे चाहिए जो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसी और एक्सप्रेशन से निकाला जा सकता है बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन? आप कहोगे बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर के बारे में सोचूं तो ये मुझे क्या देता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। ये वैल्यू आपको दी हुई है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वैल्यू भी प्रोवाइडेड है आपको। ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 के बराबर दी हुई है। ये मुझे निकालना है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान सकता हूँ a, ठीक है। और ये वैल्यू आपको मिल गई 1। आप यहाँ से a की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा -1/2, यानी जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। a की वैल्यू -1/2 मिल गई। अब जरा ध्यान से देखना, ये माइनस और ये -1/2 मिला के इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू दे देंगे +1/2, ठीक है। अब देखो आपको सब कुछ पता है, केवल यही नहीं पता है वही आपको निकालना है। तो जरा आप सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपका 3xyz जो है ना, 3xyz जो आपका राइट हैंड साइड में अगर आप ले जाओगे तो ये बनेगा 3 - 5/2, 3 - 5/2, क्योंकि ये 2 + 1/2 आपका 5/2 हो गया। अब ये देखिए आपको क्या मिल गया, 1/2। 3xyz आपका मिल गया 1/2। 3xyz अगर 1/2 मिल गया तो xyz की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये वैल्यू आपकी हो गई 1/6। इतनी आसानी से आपका आंसर निकल आएगा, इसमें कहीं कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत आराम से निकलेगा। बस ये 2 बेसिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है, और जो कि अब बहुत वेल नोन है, आपको ये एक्सप्रेशन तो पक्का आते होंगे, ठीक है। तो उन्हीं का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन देखते ही ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या करना है, क्योंकि जो टर्म्स लिखे हैं इन्हीं से पता चल जाता है कि मुझे कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये बिल्कुल भी चैलेंजिंग सवाल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट वो भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR जिसमें इंटरनल बाइसेक्टर एंगल Q और एंगल R का O पे मिल रहे हैं। एंगल QPR आपका 70 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल QOR। देखिए ये इतना आसान सवाल है कि ये सबको आता है, ठीक है, कि इसका आंसर आपका 125 डिग्री होगा। द ओनली डिफरेंस इज कि मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या ये सिचुएशन है, ये स्टैंडर्ड केस है बिल्कुल, ठीक है। तो ये ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ट्राइंगल PQR, और ये कह रहा है ये P है, ये Q है और ये R है। इस क्वेश्चन में ये एंगल आपको उठा के दे दिया 70 डिग्री, और कह रहा है इंटरनल बाइसेक्टर लो दोनों का, इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर और इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। आपको पता है इंटरनल बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते क्या हैं, इन सेंटर। ये पॉइंट आपका होता है इन सेंटर। तो इस क्वेश्चन में देखिए यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन सेंटर कैसे बनता है। इन सेंटर बनता है इंटरनल बाइसेक्टर से। अब ये वाला जो एंगल होता है इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है 90 प्लस ये ऊपर वाला एंगल ले लो आप P/2, तो ये हो गया आपका 90 प्लस 70/2 जो कि आपका हो गया 125, है ना। आंसर मार्क हो गया। तो बेटर ये है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिए जाएं कोशिश करो कि विजुअलाइजेशन जल्दी हो जाए। विजुअलाइजेशन हो जाएगा तो आप आंसर को डायरेक्टली मार्क करोगे। एंगल बाइसेक्टर मतलब इन सेंटर दिमाग में घूमना चाहिए, और ये उस सेंटर, ये जो इन सेंटर बन रहा है, ये 2 पॉइंट आपने जो Q और R वर्टेक्सेस का जो बाइसेक्टर लिया एंगल का, तो जो थर्ड एंगल होता है वो होता है 90 प्लस थर्ड एंगल बाई 2, तो वो आसानी से यहाँ पर आपका निकल गया 125। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि PQR एक ट्राइंगल है जिसमें PQ PR के बराबर है, RS और QT मीडियन है टू द साइड्स PQ एंड QR रेस्पेक्टिवली, और फिर कह रहा है RS और QR इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो हमें बताना है कि PQ और QR के रेशियो का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ट्राइंगल दिया हुआ है आपको PQR। अब ये ट्राइंगल अगर PQR दिया हुआ है तो कह रहा है PQ जो है ये PR के बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की बातें हो रही है, ठीक है।
फिर कह रहा है आर एस और क्यू टी ये मीडियन है दो साइड पे, तो आर से शुरू करूँगा, मीडियन ड्रॉ करूँगा मैं, है ना, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा आर एस, ऐसे क्यू टी, तो ये आर एस लिख दिया मैंने और ये क्यू टी लिख दिया, ये मीडियन हो गया ऑन पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि इफ मीडियंस आर एस एंड क्यू आर, नहीं क्यू आर मीडियन नहीं है, सो इफ मीडियन आर एस एंड क्यू आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब मीडियन है तो ये क्यू आर नहीं होना चाहिए, ये क्यू टी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्यू आर आपका मीडियन नहीं है, ठीक है। तो मीडियंस इन्होंने लिखा हुआ है पहले, तो आर एस और क्यू टी अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल कह रहे हैं इंटरसेक्शन जो है राइट एंगल है, तो ये अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको बताना है कि पी क्यू का रेशियो क्यू आर से रेशियो निकालना है, बेसिकली उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, और सवाल यह है आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी है, आराम से मैं निकलवाता हूँ। कई लोग इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला भी रट के रखते हैं, मैं जानता हूँ, पर ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि हर एक केस का अगर आप फार्मूला ही रट के बैठने लगे तब तो इतने फार्मूले आप साल भर रटोगे, कितना समय बर्बाद होगा। मैं बता रहा हूँ एग्जाम में सेकंडों में सवाल निकल जाएगा बिना फार्मूले के। अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, आप मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, ठीक है, आपको पता है मीडियंस को अगर आप ज्वाइन करोगे तो क्या मिलता है, ये लाइन मिलेगी, इसके पैरेलल होगी, ठीक है, और हाफ होती है, ये आपको पता ही होगा पहले से, ठीक है। और ये साइड क्या होगी, ये साइड क्या होगी, पी एस, पी एस क्या है, पी एस क्या होगा, हाफ ऑफ पी क्यू। मतलब कुल मिला के आपने जो मुझसे पूछा है ना कि पी क्यू का रेशियो निकाल दो क्यू आर से होल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भैया मैं तो पी एस का एस टी से रेशियो निकाल के स्क्वायर कर लूँगा, एक ही बात है, क्योंकि पी एस क्या है, इस पूरे का आधा है, और एस टी क्या है, इस पूरे क्यू आर का आधा है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है तो आपको पता है ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, चारों एंगल 90 डिग्री हो गए भाई, दो लाइन्स हैं, इनको आप 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करा रहे हो ना, तो ये चारों एंगल जो बनते हैं सब 90 डिग्री होते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो डायग्राम आपने बनाया, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, आइसोसेलेस ट्राइंगल होने से ये दोनों एंगल आपस में बराबर ही होंगे। यहाँ से आपने क्या किया, निकाला आपने, ये मीडियंस को आपने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये जो भी आपका बनेगा डायग्राम, ये सिमेट्रिक डायग्राम होगा, ठीक है, क्योंकि कोई डिफरेंशिएशन नहीं है एंगल क्यू और एंगल आर में, ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उससे हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये 1 1 है, बराबर होंगे ये एक सिमेट्री की वजह से, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। 1 1 √2 राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता ही होगा ना, स्टैंडर्ड ट्राइंगल होता है सर 1 1 √2, तो 1 1 √2 मैंने उठा के यहाँ लिख दिया। अब देखो ये अगर मीडियन है तो ये पॉइंट आपका सेंट्रॉइड होगा, मीडियन का इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड होता है, तो ये अगर 1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आप निकालने जाओगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, √5। अगर QS √5 है तो SP भी √5 ही होगा, है ना। तो अगर ये मीडियन था तो ये √5 होगा, तो ये भी √5 होगा। अब देखो इनका रेशियो आ चुका है, √5/√2, इनके PS का QT ST से रेशियो आया, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, पूरे का पूरे से, तो वो रेशियो आपको पता है यही होगा, 5/2 आ जाएगा अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो, क्योंकि हमें स्क्वायर का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो 5/2 आ गया। ये इतना आसान क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, है ना। आप क्या राइट एंगल ट्राइंगल देख के विजुलाइज नहीं कर सकते हो 1 1 √2 और फिर 1 2 √5, ठीक है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला रट के बैठोगे, मत रटना। कोई रटा भी रहा है तो भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तरीके होते हैं आपको लुभाने के कि देखो ये फॉर्मूला रट लो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। पर कितने फॉर्मूले रटोगे, कितने सवाल आते हैं एग्जाम में, है ना। फॉर्मूले नहीं रट सकते सबके लिए, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग रखो, उससे सब कुछ हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है क्या दिया हुआ है कि PQR एक ट्राइंगल है, S और T मिड पॉइंट है ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू की बात कर रहा है, तो जरा देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें इन्होंने कहा कि एक PQR ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में S और T मिड पॉइंट हैं इसके, और PQ और PR के, इसको ज्वाइन कर दो। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन्होंने पढ़ते हैं। कह रहे हैं ट्राइंगल PST विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बिल्कुल होगा, क्यों, आपको पता है कि ये लाइन जो ST है ये QR के पैरेलल होती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा थ्योरम कि जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होती है। तो अगर ये लाइन पैरेलल हो गई तो ये दोनों ट्राइंगल, तो बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये पैरेलल हुआ तो क्या हुआ भाई, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। इसके दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के बराबर है तो सिमिलर होगा। फिर कह रहे हैं ST जो है हाफ ऑफ QR होगा, बिल्कुल होता है, ST हाफ ऑफ QR होता है ना।
ये भी आपको पता होगा, बेसिक थियरम है कि एस टी पैरेलल होता है क्यू आर के और हाफ भी होता है लेंथ में, और एस टी पैरेलल टू क्यू आर। देखो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें कोई ऐसा कठिन सवाल नहीं है। ये जो बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मिड पॉइंट थियरम आप लोग पढ़ते हो, उसी का इस्तेमाल कर लिया इन्होंने, 3 स्टेटमेंट बना दी और आपको बोल दिया पता है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होना चाहिए कि ऑल 1 2 3 यहाँ करेक्ट होंगे और बहुत आसान था इसको आइडेंटिफाई करना। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल B आपका 90 डिग्री दिया है, BD जो है AC के परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्राइंगल BAD is similar to CBD, ट्राइंगल BAD is similar to CAB, ट्राइंगल CBD is similar to ट्राइंगल CAB। थोड़ा अगर क्विक विजुअलाइजेशन है तो आप आंसर मार्क कर दोगे कि सारे सही हैं, लेकिन मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये क्या है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे आप जल्दी करोगे, ये पॉइंट होना चाहिए। सिमिलैरिटी बैठ के एग्जाम में देखने लगे तब तो हो चुका, ठीक है। जल्दी जल्दी कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा ये मैं आपको समझाता हूँ बेसिक डायग्राम ड्रॉ करके। देखो एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया और इस डायग्राम को मैं एंगल बी, इन्होंने कहा 90 डिग्री है तो मैं लिख रहा हूँ एंगल बी। ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी, है ना। अब ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, कह रहा है बी डी जो है ए सी के परपेंडिकुलर है, तो मैंने बी डी ड्रॉ किया यहाँ पर जो ए सी के परपेंडिकुलर है। अब देखो किन किन ट्राइंगल्स की ये बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं एक ट्राइंगल की बी ए डी जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर एक ट्राइंगल बात कर रहे हैं सी बी डी जो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर बात कर रहे हैं सी बी डी का राइट एंगल ट्राइंगल का सी ए बी से। सी ए बी भी क्या है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। दो ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं, जब उनके तीनों एंगल बराबर होते हैं। देखिए सिमिलैरिटी को आप जैसे भी अंडरस्टैंड करते हो, एंगल एंगल साइड, सिमिलरिटी में देखिए एक ही चीज़ जानना है, दो चीज़ें सिमिलर कब होंगी, जब वो एक तरह लगेंगी, जब उनका शेप सिमिलर होता है। ट्राइंगल के केस में सिमिलैरिटी की जब भी बात करेंगे तो सिमिलैरिटी का मतलब होता है एंगल। वो किस भी कहानी से आप पहुंचोगे अल्टीमेटली वहीं की, भाई दो ट्राइंगल को अगर आप सिमिलर बोल रहे हो तो तभी होगा जब उनके तीनों एंगल्स बराबर होंगे। तीनों एंगल का मतलब दो एंगल बराबर प्रूफ कर दो, तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बता दो, वो बात ये बता दो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल थीटा होगा, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। मैं कहूँगा एक एंगल को आप 30 डिग्री मान लो, क्योंकि नंबर्स के टर्म में देखना आसान होता है। ये 30 हुआ तो ये क्या हो गया आपका 60 हो गया, ये 30 हुआ तो ये आपका 60 हो गया, है ना, और फिर ये आपका 30 हो गया। ज़्यादा सोचना ही नहीं था। अब आप देखो जितने ट्राइंगल की ये बात कर रहे हैं, चाहे वो बी ए डी की बात कर रहे हैं, अगर ये बी ए डी की बात करें तो ये भी 30 60 90 ट्राइंगल है। अगर आप सी बी डी की बात कर रहे हो, सी बी डी एक एंगल 30 डिग्री हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल है, सिमिलर हो गए। भाई अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक और एंगल आप बराबर प्रूफ कर दो, वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री तो ऑलरेडी बराबर है। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी बराबर है। मैं एक और एंगल बराबर प्रूफ कर दूं, ट्राइंगल सिमिलर हो गया, क्योंकि तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे फिर अपने आप। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप देखोगे जितने ट्राइंगल इन्होंने दिए, जैसे बी ए डी दिया इन्होंने, जैसे इन्होंने सी ए बी दिया, सी ए बी दिया, हर ट्राइंगल में एक, सारे ट्राइंगल राइट एंगल हैं पहली बात तो, और एक एंगल 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे ट्राइंगल क्या हैं, ये सारे ट्राइंगल सिमिलर है। हमेशा ध्यान रखो आप इस चीज को कि कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। अब आप कहोगे 30 ना लो तो थीटा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। थीटा लोगे तो ये प्रूव हो जाएगा सब में थीटा होगा, पर वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट है, क्योंकि 30 60 90 मुझे एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल मालूम है। मुझे सोचना नहीं पड़ेगा ना कि अगर मैंने इसको 11 डिग्री ले लिया तो फिर मुझे 79 डिग्री लिखना पड़ेगा। ऐसा समय क्यों बर्बाद करोगे आप। थीटा लिखोगे तो फिर ये 90 माइनस थीटा आएगा, फिर ये थीटा ऐसे करके थीटा के टर्म्स में सोचना पड़ेगा। जब एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता है 30 60 90, तो उसी का इस्तेमाल करके आप देख सकते हो कि सारे ट्राइंगल सिमिलर हैं जो यहाँ दिए गए हैं, और आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। बहुत आसान सवाल था, पर इस क्वेश्चन में कई लोगों को टाइम लग जाता है, क्योंकि वो गलत तरीके से शुरुआत करते हैं ना, सिमिलरिटी खोजने में ही इतना समय लगा देते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा कि कैसे क्विकली क्वेश्चंस को एग्जाम में करना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं और वन द वन साइड, ये वन नहीं होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। देखो दो समांतर जीवाएं एक वृत्त के केंद्र की एक ही ओर है, सो ऑन द वन साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब कह रहा है कि जो दो कॉर्ड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो 24 और 32 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। जीवाओं की लंबाई आपकी 24 और 32 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स इज 8 सेंटीमीटर,
देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। यह कह रहा है कि दो जीवाओं के मध्य 8 सेंटीमीटर की दूरी है, डिस्टेंस जो है 8 सेंटीमीटर है, तो बताना है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं पहले ताकि आपको सही से समझ में आए। देखिए ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये और एक ये, तो दो हो गई आपकी कॉर्ड्स, जीवाएँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा लूँगा तो आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को पता है कि ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कॉर्ड में, दोनों पैरेलल कॉर्ड दी हुई हैं, समांतर जीवाएं, तो वो बाइसेक्ट करता है। तो आपको पता लग गया कि ये वैल्यू मेरी हो गई 16 और ये वैल्यू मेरी हो गई 12, 12, 16 एंड 12, ठीक है। अब आपको पता क्या करना है, ये दूरी आपको दी हुई है 8 दी हुई है इसकी डिस्टेंस, तो आपको बताना है कि जो सर्कल है इसका एरिया क्या है। सर्कल का एरिया अगर मैं निकालने जाऊंगा तो आप बताओ मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे इसका रेडियस मालूम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं रेडियस नहीं निकाल पाऊंगा तो मेरा आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप पूरी फाइट है कि रेडियस कैसे निकले। देखिए इन केसेस में कई बार स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनते हैं और आंसर हम आसानी से विजुलाइज कर पाते हैं। अब जैसे आपने यहाँ 16 देखा, यहाँ आपने 12 देखा, तो इनका एक कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है 4, है ना, 4 एक कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है। तो जैसे अगर आपने सोचना शुरू किया कि चलो हम 3, 4, 5 बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये 4 × 4 है, तो यहाँ आप कहोगे 4 × 3 हो जाएगा लेट से, तो ये आपका 4 × 5 बन जाएगा। बट एक प्रॉब्लम आ जाएगी, 4 × 3 जब आपने लिया तो ये वैल्यू आप बोल रहे हो कि ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू जो है आपका किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया, है ना, 12 के बराबर हो गया, तो ये वैल्यू तो आपकी 20 आ गई। अब ध्यान से देखो एक प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी कि फिर जो अगला वाला ट्राइंगल है, ये अगला वाला जो ट्राइंगल है, इसमें 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये रेडियस कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो एक साइड परपेंडिकुलर अगर 20 हो गया तो हाइपोटेन्यूज 20 नहीं हो सकता, वो तो उससे बड़ा होगा। तो यहाँ ट्रिपलेट्स मतलब इस सच आप डायरेक्टली नहीं पता कर पाओगे, ट्रिपलेट डायरेक्टली उस फॉर्म में होगा ही नहीं, स्टैंडर्ड ट्रिपलेट के फॉर्म में, इसलिए आपको डायरेक्टली ट्रिपलेट नहीं मिलेंगे। बट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ ट्रिपलेट डायरेक्ट दिख जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल करना बेहतर होता है कि आप क्विकली जो है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूँ, जैसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ से लिया आपने सेंटर से और मैंने बोला कि ये 8 है और ये 6 है, आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 3, और बोल देंगे इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 है। अब जरा देखो, अगर उस समय अगर आप ट्रिपलेट लगाने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, मैं इस वैल्यू को फिर 3 निकाल लूँगा। अब ये अगर 3 निकला और इसको मैं ज्वाइन करूँ, आप देखो 3 और 1 4 बना, 4 और 3 कितना बना 5, दोनों केसेस में रेडियस 5 5 बन रही है। तो वहाँ पर आपने ट्रिपलेट से डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, बट यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट फिट नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट वो मुश्किल नहीं है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, बहुत आसान है। इसको सॉल्व करने का देखिए तरीका क्या है आपका, आप क्या करो सिंपली कि आप इसको सिंपली दोनों केसेस में रेडियस निकाल के इक्वेट कर देंगे। तो मैं कहूँगा अगर ये वैल्यू मैंने x मान ली तो आप कहोगे कि इसमें रेडियस कितना आ जाएगा, आप कहोगे इसमें रेडियस आएगा 12 स्क्वायर प्लस 8 प्लस x होल स्क्वायर, और दूसरे केस में रेडियस क्या आएगा, ये वाला ट्राइंगल होगा तो इसमें आ जाएगा आपका 16 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए ये बना। अब जब इनको आप सॉल्व करने जाओगे ना तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, लीनियर इक्वेशन ही रह जाएगी। आप देखना ये वैल्यू आपकी है, आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये 144 हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 256 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, और ये जो वैल्यू आपको दी हुई है इसका सम कितना हो गया आपका हो गया सीधे 208। तो यहाँ से 16x की जो वैल्यू आपकी आ गई वो 48 आ गई, x की वैल्यू आपकी देखो 3 आ गई। x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ 3। अब 3 आने के बाद आपको क्या निकालना है, ये रेडियस क्या होगा आप बताओ, 16 स्क्वायर 256 प्लस 9 रूट ऑफ 265, ठीक है, रूट 265 बना आपका। अब इसका इस्तेमाल करके आपको जाके अब निकालना पड़ेगा इस सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो 3.14 इंटू 265, ये वैल्यू जैसे मैंने देखी मैंने आंसर मार्क कर दिया सेकंड, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों भैया नहीं हो सकता है, अब जरा समझो। अगर आप यहाँ 250 देखते हो तो 250 इंटू 3 आप जाओगे, कितना हो जाएगा 750 प्लस 15 इंटू 3 45 प्लस आपका जो बचेगा वो बचेगा 265 इंटू 0.14।
आप खुद देखो, ये वैल्यू तो आपका 795 है प्लस, इस वैल्यू को जरा गौर से देखो, 265 इंटू 0.14, ये वैल्यू जो होगी ना, ये अगर 0.1 टाइम्स की बात करूं तो 26.5 होगी, 0.2 टाइम्स की बात करूं तो 53 होगी, यानी उसके बीच में कहीं होगी। तो अगर इसमें आप 53 भी जोड़ दो तो भी आप 800 के बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप 900 में नहीं जाने वाले हो, ठीक है। तो आपका आंसर जो है 800 से 900 के बीच में ही रहने वाला है, इसलिए सेकंड ऑप्शन। कोई ज़रूरत नहीं कि 22/7 लिख के अननेसेसरी समय की बर्बादी कर रहे हो, बस ऐसे ही रैंडमली आप दोनों नंबर्स को देखो और मार्क कर दो। 3.14 इंटू 265 हार्डली मुझे सेकंड्स लगते हैं आइडेंटिफाई करने में कि आंसर किस रेंज में होगा, दैट इज सफिशिएंट टू मार्क इट। इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए और आपका आंसर आराम से निकलना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर्स टच ईच अदर इंटरनली, so what is the length of the longest chord of the outer circle which is also tangent to the inner circle? अब देखिए, कह रहा है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं, इंटरनल टचिंग है। बाह्य वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो अंतः वृत्त को स्पर्श रेखा भी है, उसकी लंबाई बताना है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फिर मुझे एक दूसरा सर्कल भी दिया हुआ है जिसका सेंटर कहीं यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर है वो, और वो क्या कर रहा है, इसको इंटरनली टच कर रहा है। तो इंटरनली अगर टच कर रहा है और मैं इस सर्कल को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ ऐसे कुछ लाइक दिस, यहाँ टच करता हुआ निकलेगा सर्कल, ये इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से देखो आप, ये कह रहा है कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है इसका, जो इसको टच करता हुआ निकलेगा, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ ऐसी स्टोरी होगी, ये इसको टच करता हुआ निकलेगा, है ना, क्योंकि इसके लेफ्ट में जाओगे तो टच नहीं करेगा, इसके राइट में जाओगे तो अंदर आ जाएगा, उसको टच नहीं करेगा। अब आपको बताना क्या है कि इसकी लेंथ बतानी है, तो बहुत आसान है, देखिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी दूरी क्या है, 4 है, और यहाँ से आपकी पूरी दूरी कितनी है, 6 है। तो आप कहोगे ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 2, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 2। अब जरा मैं ध्यान से देखता हूँ, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 6 है ना, 6 दिया हुआ है ना इसका रेडियस, बाहर वाले सर्कल का रेडियस 6 है। आपका आंसर आ चुका है, अब ये 6 है, ये आपका 2 है, 36 माइनस 4 आपका क्या हुआ, √32। √32 अगर आप निकालने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आप कहोगे यहाँ से 4 बाहर निकल आएगा, है ना, 4 आप निकाल सकते हो ना, तो 4 अगर आप बाहर से निकालते हो तो 4 इंटू 8 बनेगा, है ना, या 16 इंटू 2, यहाँ से आपका 4 बाहर आएगा एक्चुअली, तो ये बन जाएगा 4√2। तो ये हाफ पार्ट 4√2 है, तो पूरा पार्ट कितना होगा, 8√2 आपका यहाँ से आंसर आराम से निकल आएगा बिना किसी चैलेंज के, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें आप और भी थोड़ा सोच सकते थे, अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज बेहतर कर पाते, डायग्राम ठीक से ड्रॉ कर रहे हैं आप, कि 12√2 ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए सिंपली आप देखो कि जो डायामीटर है सबसे बड़े वाले सर्कल का, जो डायामीटर है सबसे बड़े वाले सर्कल का, वो खुद ही आपका जो है दिया हुआ है कि 12 के बराबर है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना, कि ये जो आप कॉर्ड निकाल रहे हो, ये कॉर्ड आप देखो डेफिनेटली इस डायमीटर से तो बड़ी होगी। जो भी मैं कॉर्ड निकाल रहा हूँ, लेट्स से उसकी लेंथ को मैं x बोल रहा हूँ, वो डेफिनेटली 8 से बड़ी होगी अंदर वाले के डायमीटर से, और साथ में वो 12 से छोटी होगी। यानी आपका आंसर जो है 8 से 12 के बीच में होना चाहिए। यही आप लोग नहीं सोचते हो। 4√2 आंसर नहीं हो सकता, 12√2 आंसर नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन आप आसानी से तुरंत रिजेक्ट कर सकते हो बिना किसी समस्या के। ऐसे रिजेक्शन आपका पॉसिबल था केवल विजुलाइज करके। फिर आपके 2 ऑप्शन बचे, 8√2 और 6√2। तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 8.4 के बराबर है, और ये आपका 11.2 के बराबर है। आप रफली विजुलाइज करो अगर ठीक से, अगर आपका डायग्राम भी थोड़ा स्केल्ड बना है, ठीक से बना है, और आप विजुलाइज करो कि जो वैल्यू आपकी आने वाली है वो लगभग किसके बराबर है। तो आप अगर ड्रॉ करके यहाँ पर देखो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो लगभग बड़े वाले के डायमीटर के आसपास वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, वो बड़े वाले डायमीटर के आसपास वैल्यू लेके आने वाला है, और इसलिए आप 11.2 डायरेक्टली मार्क कर सकते थे बिना कुछ भी सॉल्व किए हुए। तो ये था आपके लिए रैमो मंत्रा। और अगर आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे सर, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू विल बिकम एक्सीलेंट, क्योंकि ये चीज़ें फिर कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको यूनिक बनाती हैं, है ना, कि बिना कैलकुलेट किए हुए आंसर निकालना आपको आने लगता है। आप देखते हो कि ओके ये पॉसिबिलिटी, ये हो ही नहीं सकता ऑप्शन, ये इस रेंज में नहीं है, ये इसके पास होना चाहिए, और आपने आंसर मार्क कर दिया।
ये स्किल आपको कोई नहीं सिखाता है, ठीक है। वो शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं कहीं ना कहीं बता पाऊँ कि ऐसा भी कुछ होता है। अगर आप इस पर काम करोगे तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा लॉजिक हम इस्तेमाल करें, बेस्ड ऑन डायग्राम वी आर ट्राइंग टू डिसाइड कि क्या ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रेमो मंत्रा पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, पीटी कह रहा है कि कॉमन टेंजेंट है 3 सर्कल्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली, द रेडियस ऑफ द स्मॉल मीडियम एंड लार्ज सर्कल्स, ये 4, 6 और 9 दिया हुआ है, O1 O2 O3 आर द सेंटर्स ऑफ 3 सर्कल्स। हमें बताना क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PC, इस PC की वैल्यू हमें कहीं ना कहीं निकालनी है, ठीक है। तो चलिए ज़रा कैलकुलेट करने की कोशिश करा जाए, है ना। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि ये डायग्राम आपको सही से दिखे। एक सेकेंड, बस ये डायग्राम मैंने जूम कर लिया है। अब देखिए ये डायग्राम है, मुझे आंसर निकालना है कि वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ये रेडियस आपको प्रोवाइडेड थे, ये वैल्यू आपको दी हुई है 4, ये वैल्यू आपको दी हुई है 6 और ये वैल्यू आपको दी हुई है 9, ठीक है। ये पता है मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इसकी लेंथ, PC की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखिए करते हैं, देखिए जब दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच करते हैं तो अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना होता है तो वो वैल्यू होती है 2√R1R2। अगर मैं इनके रेडियस को R1 R2 बोलूँ तो आप कहोगे कि कैसे, इतना जल्दी कैसे पता लगाएंगे, तो मैं कहूँगा कोई टेंशन नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये रिलेशन कहीं ना कहीं समझाया था कि जब भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात आती है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिमाग में होना चाहिए। ये हाइपोटेनस जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होता है, और यहाँ पर जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है वो एक परपेंडिकुलर का पार्ट होता है, एक साइड परपेंडिकुलर का होता है, और यहाँ आता है डिफरेंस ऑफ रेडियस R1 - R2। ये तीनों जो है राइट एंगल बनाते हैं। जब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की तो वहाँ पर ये वैल्यू आपकी चेंज होकर R1 + R2 हो जाती है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके दिमाग में होना चाहिए, फिर क्वेश्चन में कोई दम बचता नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आपका सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, अगर आपका सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है तो उस केस में क्या होगा सर, जरा मुझे बताइए। उस केस में ये जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है वो सम ऑफ रेडियस के बराबर हो जाएगी या नहीं। देखो ना, एक्सटर्नल टचिंग है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सम ऑफ रेडियस हो जाएगी। यानी अब मैं इस D को लिख सकता हूं R1 + R2। अगर आपने ऐसा किया तो ये वाली जो दूरी है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है, वो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, आपको पता है R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ बचेगा 2√R1 R2। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ट्राइंगल आप ध्यान रखो, आपको पता है कि ये क्या होगा, 2√R1 R2 होगा। अब देखो ये वैल्यू जो आपको 6 दी हुई थी, ये वैल्यू आपको 9 दी हुई थी। अब अगर मैं 2√R1 R2 निकालने जाऊंगा तो आप कहोगे 2 आ जाएगा, 9 × 6 आएगा, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 3 बाहर आएगा, तो ये हो गया आपका 6√6। यानी ये BC की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 6√6 बिना किसी प्रॉब्लम के। ये BC आपका 6√6 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इस P पॉइंट को देखो, और ये एंगल 90 डिग्री तीनों में है। अगर ये 90 डिग्री एंगल तीनों में है तो ये PA-O1, PB-O2, PC-O3 ये सारे क्या हो गए आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल कॉमन है। जब एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक और एंगल बराबर प्रूफ करना होता है बस सिमिलर के लिए, तो ये 90 डिग्री है, वो तो एक बराबर ही है, एक और एंगल मैंने कॉमन दिखा दिया, कॉमन है सब में, तो ये सब सिमिलर हो गए। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की जो कि है आपका PB-O2, PB-O2 में 6 एक साइड है, यहाँ एक 9 साइड है, ये रेशियो कितना हुआ 2:3। यानी PB-O2 और PC-O3 में अगर मैं कंपेयर करूं रेडियस का जो कि परपेंडिकुलर साइड है तो वो 2:3 आ रहा है। तो इसी तरह से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है आपका 2:3 बनेगा। यानी ये पार्ट मैं 2 बोल सकता हूं और ये पूरा पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक का है ये आपका हो जाएगा 3, ये C तक, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में वो PC कह रहा है, तो ये पूरा पार्ट आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 2 है, पूरा 3 है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो 1 पार्ट। आप मुझे बताओ कि अगर आपका 1 पार्ट 6√6 है तो PC की डिस्टेंस कितना है 3 पार्ट्स, सो 3 × 6√6 आपका कितना हो गया 18√6। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलैरिटी का हमने इस्तेमाल किया है कि यहाँ पर ये 6:9 बना, 6:9 बना तो ये 2:3 हुआ, तो करस्पॉन्डिंग PB और PC का रेशियो भी 2:3 होगा, उनका डिफरेंस 1 है,
ये डिफरेंस 1 है, तो 1 अगर 6√6 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो ये पूरी वैल्यू 3 किसको करस्पॉन्ड करेगी, 18√6 को, और आपका आंसर बड़े ही आसानी से निकल आएगा। तो मैं अब इसको वापस जो है छोटा कर देता हूँ डायग्राम को, ताकि हमें आंसर भी दिख जाए। तो देखिए आंसर आपको दिख गया कि आंसर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 18√6 यहाँ पर दिख रहा है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए और आसानी से आपका आंसर आना चाहिए। बस एक छोटा सा विजुअलाइजेशन मैंने आपको दिखाया कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या रिलेशनशिप होती है, और ये जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर है वो r1 + r2 क्यों है, क्योंकि वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, PR और QS T पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। SPR आपको 40 डिग्री दिया है, PQS आपको 80 डिग्री दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल PSR। बहुत ही आसान है, 80 और 40 120 बनेगा, 60 हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने क्या विजुअलाइज किया मैं आपको समझा देता हूँ सर। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सारे जो वर्टेक्सेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, सर्कल पे होते हैं। ड्रॉ कर दिया मैंने कुछ ऐसा, ये हो गया आपका P, Q, R एंड S। अब कह रहा है जो आपका PQRS है, R यहाँ लिख दो, S यहाँ लिख दो, PQRS जो आपका दिया हुआ है कि PR है, ये है आपका PR और ये आपका QS, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं T पे, है ना, ये T पॉइंट लिख दिया यहाँ पर। अब क्या कह रहे हैं आपसे कि SPR जो एंगल है, SPR ये वाला एंगल आपको दे दिया 40 डिग्री, लिख दिया मैंने। PQS आपको दे दिया 80 डिग्री, PQS आपको दे दिया 80 डिग्री, लिख दिया मैंने, है ना। और कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल PSR, आपसे PSR ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल पैनिक मत हो, समझाता हूँ। देखो पहली बात तो ये होती है कि आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला एंगल अगर निकालना है तो मुझे ये वाला पूरा एंगल चाहिए। अगर ये मिल जाए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो मुझे ये समहाउ निकल जाए ना पूरा एंगल, तो मुझे ये भी मिल गया 180 में माइनस करके, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा, अब देखो एक और नॉन एंगल दिया है 40 डिग्री। अब देखो ये कौन बना रहा है, SR बना रहा है, ये SR ने बनाया 40 डिग्री यहाँ। अब ये भी तो प्रॉपर्टी होती है ना कि भाई ये कॉर्ड अगर है वो कहीं पर भी अगर आपका कोई एंगल बना रही है तो हर जगह वही एंगल बनाती है कहीं भी। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा। तो 80 40 कितना हो गया 120, अगर ये 120 होगा तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। बेसिक टेस्टिंग करी उन्होंने, बेसिक फंडामेंटल की। कहीं भी फंडामेंटल्स में इस पेपर में कहीं भी वाइडर नहीं गए हैं, वो आपको बहुत ही बेसिक फंडामेंटल टेस्ट हुआ है। इसलिए देखिए मेरा आपसे यही सजेशन है कि जो जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आपको पता होना चाहिए, रादर देन कि आप कोई फार्मूला रट के बैठ जाओ। आप ये समझ जाओ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उसके एंगल्स का रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। बेसिक सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी जो है कि कॉर्ड बराबर एंगल बनाती है सर्कमफ्रेंस पे, बस। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े बड़े फॉर्मूले रट के बैठो, बड़े बड़े थियरम्स रटो, ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बेसिक फंडामेंटल्स का इस्तेमाल हुआ है जो आपको इवन आपने 10th के बाद छोड़ दी होगी पढ़ाई ना, तो भी आपको याद होगा। ऐसे फंडामेंटल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और अगर आप प्रिपरेशन करो तो आपको वो चीज़ें पता होंगी। सवाल ये है कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेहतर बनाएं, थोड़ा और इम्प्रूव करें, कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ना रहें, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ टूट पड़ेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो आपके समय को बहुत बचा देगा। एक बार क्विकली रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस थे और कहाँ चैलेंजेस थे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं अगर, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जो नंबर्स दिख रहे थे उसी से आइडेंटिफिकेशन मिल रहा था कि इसको कैसे करना है, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22 में भी जिस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ था उससे पता था कि कौन सा एक्सप्रेशन मुझे यूज़ करना है आंसर निकालने के लिए। चैलेंज बस था कि x y y z z x कैसे आएगा, वो भी आपको दूसरे एक्सप्रेशन से निकल आएगा बिना किसी तकलीफ के। क्वेश्चन नंबर 23 वॉज वेरी इजी, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये तो आपको पता ही होगा, आपको नींद में भी पूछ लें आपसे भी आप बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा, कोई चैलेंज ही नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन बहुत इजी था, पर इसके लिए लोग फार्मूला रट लेते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या बड़ा सा प्रूफ निकाल के एक फार्मूला रट के बैठ जाते हैं, और उनका फार्मूला क्या होता है पता है आपको, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू 5/2 आ गई। अब देखिए ये वैल्यू जब 5/2 आ गई तो आपका PQ² जो है, PQ² जो आपने निकाला 2PQ² आपका क्या हो गया 5QR² बन गया। अब PQ और PR आपस में बराबर हैं, तो देखो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। कितने इंटरेस्टिंग लोग हैं, जहाँ मिले इनको नोबेल प्राइज़ दे देना तुरंत ही, ठीक है।
ये उठा के फॉर्मूला बन जाता है तुरंत कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर 5QR स्क्वायर। ठीक है, पर आप ऐसे फॉर्मूलों को ना रटें। कब, और ये फार्मूला वैलिड कब होता है, जब ये 90 डिग्री होगा, ये भी रट के रखना पड़ेगा, तभी ये फार्मूला लगाना है। आप इसको सरासर भूल जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 90 डिग्री पता है, 1/√2 यूज़ करेंगे, ये √2 निकला, और ये 2 और 1 एक और राइट एंगल √5 हो गया आंसर। क्यों रटेंगे फॉर्मूला, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वेरिएशंस होते हैं क्वेश्चन में तब भी आपका जो प्रोसेस होता है वो काम आता है, रटे रटाए फॉर्मूले धरे रह जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 वेरी इजी, बेसिक फंडामेंटल टेस्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन बहुत आसान था, पर इस क्वेश्चन को करने में लोग बहुत समय लगाते हैं। मैंने आपको तरीका बताया कैसे जल्दी करना है। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन वॉज लिटिल कैलकुलेटिव, बट क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन नहीं थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बहुत आसान सी इक्वेशन बन रही थी, उसमें आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आराम से आपका निकल आएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 वॉज वेरी इजी। मैंने आपको दो तरीके बताए। दूसरा तरीका रैमो मंत्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे करना है। आसान क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करना था, सर्कल से नहीं डरना था, सिमिलैरिटी का यूज़ करना था। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बहुत ही आसान था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, प्लस एक सर्कल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन इसको करने में मज़ा आया होगा, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो आपको करना क्या है, पहला काम आपको ये करना है कि आप एप्टेक्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एप्टेक्स की क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ताकि आप फेलो एस्पिरेंट के साथ डिस्कशन कर पाएँ। साथ ही साथ अगर ये वीडियो लेसन सीरीज़ आपको फ़ायदा कर रही है, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसको ज़रूर शेयर करें अपने फेसबुक टाइमलाइंस पे, अगर आप बाकी टेलीग्राम ग्रुप्स में तो वहाँ भी शेयर करें, फेसबुक ग्रुप्स पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और फ़ायदा उठाएं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमने क्वेश्चंस को हिंदी में इंक्लूड करना शुरू किया है। मुझे हिंदी थोड़ा सा अभी कहते हैं ना कि आदत है अंग्रेजी में ही पढ़ाने की, तो कहीं ना कहीं हिंदी को मैं शायद पढ़ नहीं पाता हूँ, बट आप पॉज करके उस क्वेश्चंस को आप सही से एक बार देख सकते हो कि वो क्वेश्चन क्या है, उसका मतलब क्या है। तो मैं इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कई बार हिंदी क्वेश्चन पढ़ना भूल जाता हूँ। ठीक है, तो वो आप पॉज करके समझ सकते हो, अब आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसको सबको शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले हम इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे, फिर आपके लिए कुछ और नया लेके आएंगे जो आपको बहुत बहुत फ़ायदा करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिलता रहे। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।